आइए आज हम बात करते हैं एपिटाइट रेगुलेशन की। तो देखिए एपिटाइट रेगुलेशन में हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में कैसे भूख लगती है, यानी हंगर कब फील होता है, सैटिस्फैक्शन कब फील होती है और इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हम ये बताएंगे, कुछ लोग ऑबीज होते हैं और ऑबीज होने के मतलब ये है कि उनमें बेसल मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए इनफ एनर्जी प्रेजेंट होती है, यानी उनके अंदर बॉडी का काम करने के लिए बहुत एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी उनको भूख ज्यादा लगती है और वो बहुत ज्यादा चीजें खाते रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो ये सब हम बात करने वाले हैं और पूरी डिटेल हम यहाँ पे आपको बताएंगे, मैकेनिज्म बताएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करने से पहले आपको बताएं कि हमारी बॉडी में जो ये एपिटाइट कंट्रोल होता है ना, ये दो तरह से होता है, एक होम्योस्टैटिक होता है और एक हेडोनिक कंट्रोल होता है। ठीक है, तो होम्योस्टैटिक कंट्रोल और हेडोनिक कंट्रोल जो होता है ये दोनों हमारी बॉडी के एपिटाइट को रेगुलेट करते हैं। और ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल जो होता है ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है, जबकि ये हेडोनिक कंट्रोल जो होता है ना ये हमारा मीजोलिम्बिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। और मीजोलिम्बिक नर्वस सिस्टम में हमारा न्यूक्लियस होता है एक, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एकम्बन्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस एकम्बन्स है और ये कैसे कंट्रोल करता है अभी हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो अभी हम बस इतना बात कर लें कि ये जो होते हैं हीमोस्टैटिक होते हैं और हेडोनिक होते हैं। तो देखिए हम बताते हैं अब हीमोस्टैटिक कैसे काम करता है। तो हीमोस्टैटिक में देखिए हमारा हाइपोथैलेमस का रोल होता है और हाइपोथैलेमस में देखिए हमारे चार पार्ट होते हैं, प्री ऑप्टिक रीजन, सुपर ऑप्टिक रीजन, ट्यूबरल रीजन और मेमोरी रीजन। हमको यहाँ मतलब है ट्यूबरल रीजन से। तो देखिए ट्यूबरल रीजन में यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सैटिस्फैक्शन न्यूक्लियस। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह बताएं कि सैटिस्फैक्शन होता है और ये जो होता है ना ये अच्छा फील कराता है। तो यहाँ पे देखिए इसका इसी तरह वो बना दिए कि देखिए सैटिस्फैक्शन होता है, यानी अगर ये स्टिमुलेट होगा तो हमको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैटिस्फैक्शन न्यूक्लियस। और एक देखिए ये लेटरल साइड में थोड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो होता है ये जब स्टिमुलेट होता है ना तो ये हंगर और एंगर को स्टिमुलेट करता है, यानी जब हमको भूख लगेगी ना, आप किसी को भी देखेंगे अगर उसको भूख लगी है तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन एक ही न्यूक्लियस से हो रहा है। तो इसी वजह से जब ये स्टिमुलेट होता है तो हंगर और एंगर दोनों देखने को मिलता है। तो पता चला अगर ये स्टिमुलेट है, ये स्टिमुलेट, तो आप खाना खाते जाएंगे, खाना खाते जाएंगे, ये आपको खाना खिलाता जाएगा। लेकिन जब ये वाला स्टिमुलेट होगा तो आपका जो है पेट भर जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसमें ये ओवर स्टिमुलेट होने लगा तो आपका पेट भरेगा नहीं, आप खाना खाते जाएंगे, आपको सिर्फ वेट गेन होगा और आपका मन नहीं भरेगा। और जब दोनों नॉर्मल काम करते हैं तो जब आपको बॉडी की जरूरत होगी तो ये स्टिमुलेट होगा और आपकी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उतना आपको अगर कैलोरी मिल गई तो ये फौरन स्टिमुलेट हो जाएगा और आपको सैटिस्फैक्शन फील होगा। तो नॉर्मल ऐसे होता है। अब लेकिन ये दोनों कैसे जान पाते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस में है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में जो है हार्मोन आते हैं, एक होता है ग्रेलिन और दूसरा होता है लेप्टिन। यही दोनों आके इसको स्टिमुलेट करते हैं। ग्रेलिन आके इसको स्टिमुलेट करता है, यानी ग्रेलिन जो होगा ये इसको स्टिमुलेट करेगा, यानी एपिटाइट को इंक्रीज करेगा। और लेप्टिन जो होता है, लेप्टिन आके इसको स्टिमुलेट करता है, यानी सैटिस्फैक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो देखिए यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं। देखिए ग्रेलिन, सबसे पहले बताया ग्रेलिन ये क्या करता है, स्टिमुलेट हंगर। तो ये हंगर को स्टिमुलेट करता है। हम बताएं कि ये जो है वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस को ये स्टिमुलेट करेगा, यानी ऑक्सीजनिक इफेक्ट दिखाएगा, यानी एपिटाइट को ये इंक्रीज कर देगा। और देखिए क्या दिखाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज को भी ये इंक्रीज कर देगा। ग्रेलिन क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये ग्रेलिन जो होता है ना ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटोग रिसेप्टर पे वर्क करता है। और जब ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटोग रिसेप्टर पे वर्क करता है तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने का फायदा क्या होता है हम बताएं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये हमारा जो सीरम है ना, सीरम में ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को सीरम में ये इंक्रीज करता है। तो जब हमको सीरम में ग्लूकोज का लेवल कम फील होता है ना तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन भी आता है और यहाँ पे सीरम में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। और इसी कंडीशन में जो है ग्रेलिन रिलीज होता है। तो ग्रेलिन भूख को भी बढ़ा देगा, एपिटाइट को इंक्रीज कर देगा, साथ साथ नॉर्मल टाइम के लिए, यानी जब तक खाना नहीं मिल रहा है तब तक के लिए ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए ग्रोथ हार्मोन को भी स्टिमुलेट कर देता है। तो ये चीज हुई। और उसके बाद फिर देखिए बताया कि ये ग्रेलिन आता कहाँ से है, तो ये स्टमक से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये स्टमक से ग्रेलिन प्रोड्यूस होता है। तो पता चला स्टमक भी एंडोक्राइन फंक्शन दिखाता है। ठीक है, तो यानी ये हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन, स्टमक से रिलीज हुआ ग्रेलिन। और फिर देखिए ग्रेलिन जो होता है ये किस किस कंडीशन में हमको ज्यादा देखने को मिलता है, तो देखिए स्लीप डिप्रीवेशन, तो स्लीप डिप्रीवेशन में ग्रेलिन का सिक्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। फास्टिंग की कंडीशन में ग्रेलिन का सिक्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से प्रेडर वेलाई सिंड्रोम है ना, प्रेडर वेलाई सिंड्रोम में भी हमको ग्रेलिन का सिक्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो पता चला इन सारी कंडीशंस में हमको ग्रेलिन का सिक्रेशन जब ज्यादा देखने को मिलेगा तो हमको जो है एपिटाइट ज्यादा देखने को मिलेगी। तो फास्टिंग की कंडीशन में तो भूख ज्यादा लगेगी क्योंकि ग्रेलिन सिक्रेट हो रहा है, और स्लीप डिप्रीवेशन में भी हमको ग्रेलिन सिक्रेट होने की वजह से एपिटाइट देखने को मिलेगी। और ये प्रेडर वेलाई सिंड्रोम जो है ये जेनोमिक इम्प्रिंटिंग सिंड्रोम है, इसकी हम अलग से बात कर चुके हैं, इसमें भी ग्रेलिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। और अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, ग्रेलिन मेक यू ग्रो हंगरी। ठीक है, तो ग्रेलिन मेक यू ग्रो हंगरी, तो देखिए ग्रेलिन तो ग्रो यानी आपको ये भूखा रखेगा, यानी आपको भूख लगाएगा। ठीक है, यानी ये स्टिमुलेट करेगा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को। और देखिए एक्ट ऑन लेटरल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस, तो देखिए बताया कि ये जो
हाइपोथैलेमस का लेटरल एरिया है, यहाँ पे ये एक्ट करता है और टू इंक्रीज एपिटाइट, जो इसको स्टिमुलेट करेगा तो ये एपिटाइट को इंक्रीज करेगा। ये पूरा मैकेनिज्म हम शुरू में ही बता के आए हैं और इसी को हम हंगर सेंटर बोलते हैं, ठीक है। हंगर और एंगर दोनों ये होता है, ठीक है। तो ये इसको स्टिमुलेट करता है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हम लेप्टिन की बात करते हैं। तो देखिए लेप्टिन क्या है, ये सटाइटी हार्मोन है और हम बताएं लेप्टिन जो होता है ये सटाइटी न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करता है। तो ये सटाइटी हार्मोन हुआ और प्रोड्यूस्ड बाय एडिपोज टिश्यू, तो ये एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो लेप्टिन जो होता है हमारा एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस हुआ और म्यूटेशन ऑफ लेप्टिन जीन, अगर लेप्टिन जीन का म्यूटेशन हो गया सीवियर ओबेसिटी, ठीक है। तो ओबेसिटी हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि लेप्टिन जो है अब इसको सटाइटी न्यूक्लियस को स्टिमुलेट नहीं करेगा। जब इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा तो सटाइटी फील ही नहीं होगी, हमेशा भूख लगी रहेगी, आदमी खाता रहेगा। इसी वजह से सीवियर ओबेसिटी देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, ओबेस पीपल हैव इंक्रीज लेप्टिन ड्यू टू इंक्रीज एडिपोज टिश्यू बट आर टॉलरेंट और रेजिस्टेंट टू लेप्टिन्स एनोरेक्सिनिक इफेक्ट। तो देखिए अब इस लाइन में क्या बताया गया कि जो लोग मोटे होते हैं ना, इन मोटे पीपल्स में एडिपोज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब एडिपोज इतना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा एडिपोज होगा उतना ही ज्यादा लेप्टिन का सिक्रेशन होगा, लेकिन ये लेप्टिन इतना ज्यादा सिक्रेट होता है ना कि ये जो है इसको स्टिमुलेट ही नहीं कर पाता है। कम था तो स्टिमुलेट कर लेता है, लेकिन अब जो ज्यादा हो गया ना तो इतना ज्यादा हो गया कि यहाँ पे जो इसके रिसेप्टर थे ना ये डीसेंसिटाइज हो जाते हैं, और जब इसके रिसेप्टर डीसेंसिटाइज हो जाते हैं तो इस वजह से ये एपिटाइट में जो सटाइटी रोल इसका था, सटाइटी न्यूक्लियस का, ये अब नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर इसके डिसेंसिटाइज हो गए। इस वजह से इस कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ आदमी को एपिटाइट इंक्रीज होती है और उसका सटाइटी वाला न्यूक्लियस काम नहीं करता और भूख लगती रहती है। तो ये एक मैकेनिज्म हुआ कि ओबेस पीपल में क्यों उनको ज्यादा भूख लगती है, ठीक है। तो हम पहला मैकेनिज्म पता है कि ओबेस पीपल में लेप्टिन तो ज्यादा होता है क्योंकि एडिपोज टिश्यू ज्यादा हुआ, लेकिन ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं लेप्टिन से। इस वजह से इनमें जो होता है ये सटाइटी वाली फीलिंग खत्म ही हो जाती है, इनको खाली भूख ही भूख लगती है, इनको खाली खाने का मन करता है, ठीक है। इस वजह से इन पे जो है और ज्यादा वेट गेन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हुई। और यहाँ पे फिर देखिए बताया गया कि स्लीप डिप्रीवेशन और स्टारवेशन, तो वही स्लीप डिप्रीवेशन या स्टारवेशन की कंडीशन होगी तो यहाँ पे लेप्टिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जब लेप्टिन का प्रोडक्शन कम होगा तो ये स्टिमुलेट नहीं होगा, यानी सिर्फ यही स्टिमुलेट रहेगा और सिर्फ भूख ही भूख लगेगी। इस तरह से हमको सटाइटी बॉडी में फील होती है। तो लेप्टिन का ये रूल होगा, ठीक है। तो लेप्टिन जो होता है ये सटाइटी फील कराता है, ग्रेलिन जो होता है ये हंगर फील कराता है। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, कैसे लेप्टिन कीप यू थिन। तो लेप्टिन जो होगा, जितना ज्यादा लेप्टिन होगा उतना ज्यादा आपका जो है ये सटाइटी न्यूक्लियस स्टिमुलेट रहेगा, आप उतना कम खाएंगे तो उतना थिन अप रहेंगे। तो यही लेप्टिन कीप्स यू थिन, तो थिन, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। और देखिए एक्ट ऑन वेंट्रोमीडियल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस टू डिक्रीज एपिटाइट, तो यही बताया ना कि वेंट्रोमीडियल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस पे ये वर्क करता है और यहाँ पे सटाइटी न्यूक्लियस होता है, इसी को हम सटाइटी सेंटर बोलते हैं, और इससे एपिटाइट जो होती है ये कम हो जाती है। तो ये चीज हो गई। और ये अभी तक हम जो बात की ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म की बात की, ठीक है। ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारी बॉडी को जितना एनर्जी की नीड है उस हिसाब से ये हंगर को स्टिमुलेट करता है, और एनर्जी की नीड नहीं है तो ये हंगर को खत्म कर देता है और सटाइटी फील कराता है। ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म हुआ। अब हम बात करने वाले हैं हेडोनिक कंट्रोल की, ठीक है। तो हेडोनिक कंट्रोल में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एंडोकैनाबिनॉइड्स का रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोकैनाबिनॉइड्स जो बॉडी से कैनाबिनॉइड्स निकलते हैं उसकी बात की जा रही है, और यहाँ पे एक्सोजिनस कैनाबिनॉइड्स की भी बात करेंगे। तो ये कैसे जो होते हैं वेट गेन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये जो एंडोकैनाबिनॉइड्स होते हैं ना, ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, और ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस एकम्बस में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस में हम बताएं तो हाइपोथैलेमस से इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, ज्यादा ये जो स्टिमुलेट करते हैं ना, ज्यादा इनका हमको जो इफेक्ट देखने को मिलता है ये न्यूक्लियस एकम्बस पे देखने को मिलता है। और हम बता दिए शुरू में ही कि न्यूक्लियस एकम्बस जो है ये मेसोलिम्बिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और जब ये एंडोकैनाबिनॉइड्स इस न्यूक्लियस एकम्बस को स्टिमुलेट करते हैं ना, तो देखिए होता क्या है कि ये डोपामीन का रिलीज करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस एकम्बस डोपामीन का रिलीज करते हैं, और जब ये डोपामीन रिलीज होता है ना तो मेकिंग फूड मोर प्लेजरेबल, तो फूड को ये और ज्यादा टेस्टी और प्लेजरेबल बना देते हैं और अच्छा लगता है, ठीक है। तो खाना जितना भी होगा सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा प्लेजेबल हो जाएगा, और खासतौर से यहाँ पे फैट और शुगर या हाई कैलोरी डाइट जो होगी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी। यानी अब पेशेंट को ना, पेशेंट पहले से खूब मोटा है, ठीक है, पेशेंट पहले से खूब मोटा है, उसके अंदर एंडोकैनाबिनॉइड्स रिलीज हो रहे हैं जो कि डोपामीन को रिलीज कर दे रहे हैं, और डोपामीन जो है अब यहाँ पे फूड को और ज्यादा प्लेजेबल बना दे रहा है, और खासतौर से ये हाई फैट और हाई शुगर हाई कैलोरी फूड को, तो इस तरीके से यहाँ पे और ज्यादा वेट गेन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हेडोनिक कंट्रोल या हेडोनिक मैकेनिज्म यही होता है। यही हमें आपको शुरू में बताना चाहे कि मोटे लोग जो होते हैं उनको और ज्यादा खाना खाने का और ज्यादा मतलब फैटी फूड या इसी तरीके से हाई कैलोरी डाइट उनको और ज्यादा पसंद क्यों होती है, क्योंकि उसमें हेडोनिक कंट्रोल जो होता है ये और ज्यादा स्टिमुलेट होता है, और हेडोनिक कंट्रोल जब स्टिमुलेट होता है ना तो ये इनहिबिट कर देता है, या ये जो है ना
इस पे होम्योस्टैटिक कंट्रोल पे सुपीरियरिटी दिखाता है और ज़्यादा फंक्शन इसका देखने को मिलता है, इस टाइम पे इसका फंक्शन कम देखने को मिलता है। इस वजह से हमको और ज़्यादा वेट गेन देखने को मिलता है जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिसमें एंडोकैनाबिनॉइड्स रिलीज होते हैं। तो ये हम यहाँ पे बता दिए। देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि एक्ट एट कैनाबिनॉइड रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस एंड न्यूक्लियस एक्कम्बस। तो इन दोनों पे एक्ट करता है टू की ब्रेन एरिया ऑफ द होम्योस्टैटिक एंड हेडोनिक कंट्रोल ऑफ फूड इंटेक। ठीक है, फूड इंटेक में होम्योस्टैटिक में बताया हाइपोथैलेमस और हेडोनिक में बताया हम कि यहाँ पे मेसोलिम्बिक नर्वस सिस्टम ये काम करता है और इस वजह से एपिटाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो एपिटाइट इंक्रीज हो जाएगी और वेट गेन हमको देखने को मिलेगा। और देखिए बताया गया एक्सोजेनस कैनाबिनॉइड्स अगर हम ले रहे हैं, कोई भी ले रहा है एक्सोजेनस कैनाबिनॉइड्स, तो ये क्या कॉज करेगा, कॉज मंशीज। ठीक है, तो मंशीज कॉज करेगा, यानी ये जो होता है एक्सोजेनस कैनाबिनॉइड्स ये और ज़्यादा चाहता है कि हम मतलब फास्ट फूड ये सारी ये सारी चीज़ें खाएं, तो मंशीज को खाने का और ज़्यादा मन करेगा क्योंकि एक्सोजेनस कैनाबिनॉइड्स अगर हम ले रहे हैं तो इस तरीके से हमारा ये एपिटाइट रेगुलेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम नॉर्मल बताएं कि ये ग्रेलिन और लेप्टिन के कंट्रोल में होता है जो कि होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म से काम करते हैं हाइपोथैलेमस के। और इसमें भी हमको जो है अगर कोई ओबेस पेशेंट है उसमें लेप्टिन जो होता है ज़्यादा तो देखने को मिलता है क्योंकि ये फैट से निकलता है। ठीक है, फैट इसको सीक्रेट करते हैं एडिपोज टिश्यू, लेकिन ये जो ज़्यादा लेप्टिन हो रहा है, ये लेप्टिन जो होता है यहाँ पे इसको सैटाइटी न्यूक्लियस को डिसेंसिटाइज कर देता है इसके रिसेप्टर को यहाँ पे। इस वजह से इसका भी एक्शन नहीं देखने को मिलता है। इस वजह से मोटे लोगों में हमको ज़्यादा खाने की अर्ज देखने को मिलती है। और जबकि किसी में अगर एंडोकैनाबिनॉइड्स रिलीज हो रहे हैं तो एंडोकैनाबिनॉइड्स क्या करते हैं, ये हेडोनिक कंट्रोल को स्टिमुलेट कर देते हैं, इस वजह से ये एपिटाइट को इंक्रीज कर देते हैं, इस वजह से हमको वेट गेन देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर कोई एक्सोजेनस कैनाबिनॉइड्स ले रहा है तो वहाँ पे हमको मंशीज यानी उनमें ये सारी चीज़ें मतलब हाई फैट और हाई कैलोरी चीज़ें खाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी।